तुझे ये पता है तुझे कि जो अमेरिका है डिस्टेबलाइज क्यों कर रहा है बांग्लादेश को। बांग्लादेश पूरा को, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट को। बांग्लादेश पे भी मैं आऊँगा, लेकिन मेजरली मिडिल ईस्ट को क्यों कर रहा है? क्या है इसका, क्या इंटरेस्ट है? मेन इंटरेस्ट तो वही है इसका जो स्टार्टिंग से रहा है कि पूरा कंट्रोल लेना ऑयल और इन सब पे। हम्म। और क्या हो सकता है? मेरे को जहाँ तक पता है ऑयल का ही लग रहा है मेरे को एक तो। और एक हो रहा है जैसे जैसे मिडिल ईस्ट बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। हम्म। अमेरिका को डर भी है कि जितना जल्दी ये लोग ग्रो कर जाएंगे या फिर जितना जल्दी ग्रो, डेवलप्ड नेशन का ग्रो स्टेटस ले किस लेंगे। सेंस में ग्रो कर जाएंगे? हर मतलब चीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मिडिल ईस्ट में तो मुझे ऐसा लगता है केवल यूएई जो है वो तरक्की कर रहा है, बाकी तो भी नहीं कर रहा ना। बाकी सिर्फ सब भी कर रहे हैं जैसे मतलब इसराइल के सपोर्ट में तो अमेरिका हमेशा ही रहता है। क्योंकि इसराइल का, ऐसे समझते हैं चीज़ को कि अभी जो वेस्ट में हो रहा है, जो वेस्ट एशिया में हो रहा है और वहाँ से मिडिल ईस्ट जो बोलते हैं, इसराइल जो है वो इकलौती जूइश कंट्री है वहाँ पे। इसके अलावा सारे जितने भी नेशंस हैं वहाँ पे वो अरब नेशंस हैं या फिर मुस्लिम नेशंस हैं जितने भी हैं। और अभी रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा ये दिखाया है कि एक्सप्लेन करा है प्रॉपर मैप के साथ कि हम क्यों ये वॉर फाइट कर रहे हैं, इसका क्या हम्म, रीज़न है। तो उसमें देखा है कि जो हम जो हैं वो एक माइनॉरिटी में हैं पूरे जोन में, बाकी जितनी भी पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं मुस्लिम मेजॉरिटी की। और अभी अमेरिका क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, लाई उसका बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कहीं हद तक कि अमेरिका हर जगह अपना वो चाहता है, डोमिनेंस, कि डीस्टेबलाइज करो ताकि उस जगह कभी भी पीस ना आ पाए। जैसे कि चाइना और ताइवान का भी जो केस हुआ है, उसमें अमेरिका ताइवान को बैक कर रहा है प्रॉपर तरीके से। हाँ वो ताइवान वाला तो इशू वही है ना वो। जहाँ तक सब लोगों को पता है साउथ चाइना सी के ऊपर और हम्म। चाइना हमेशा से रहा है उसकी टेरिटरी को अपना ही बताता है वो। हम्म। एक तो यही रीज़न है ताइवान को सपोर्ट करने से इनडायरेक्ट वे में पर यूएसए सपोर्ट करता पर है। ऐसा ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं लोग कि बांग्लादेश जो है उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है उसे डिस्टेबलाइज करने में। तेरा और कुछ इनपुट है इस पर? इस पर मुझे जहाँ तक पता है कि तो यही था कि इसका एक तो मैं पोर्ट का नाम बोल रहा हूँ मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा इसे। एक पोर्ट का कंट्रोल या फिर एक तरह से ट्रेड के लिए यूज़ करने के लिए मांगा था किसने? यूएसए ने। बांग्लादेश? का नाम बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ अगर याद आता है बीच हम्म। में तो। वो मांगा था बट उन्होंने क्लियर मना कर दिया। शेख हसीना और पूरा पार्टी है हम्म। मेजोरिटी में यही थे तो इनने मना कर दिया तो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में इन लोगों ने इसे पूरा वो कर दिया डिस्टेबलाइज कर दिया है कि ये हटेगी जब तक हम्म। तो दूसरी सरकार आएगी और फिर आराम से कंट्रोल ले सकते हैं या फिर एक तरह से जैसे बांग्लादेश बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है हम लोगों का इंडिया का हम्म। भी और बाकी का भी क्योंकि बांग्लादेश में भी बहुत हम्म। लेबर फोर्स बांग्लादेश की है। इकोनॉमी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। तो उसके पास है वर्क फोर्स बहुत। हम्म। एक तरह से वो बेनिफिशियल भी हो सकती है और जैसे जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा है ये पूरा हम्म। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी या फिर ऐसी थ्योरी पूरा चारों तरफ पोर्ट ले रहे हैं ये लोग इजराइल ईरान और इधर पूरा करके श्रीलंका से लेके पूरा इधर तक हम्म। इंडियन ओशन रीजन में आना चाह रहा है वो क्लियर मेंशन है उसका। यूएसए तो इनडायरेक्ट वे में साउथ चाइना सी तो एक तरह से डायरेक्ट पड़ जाता है कॉन्टेक्ट में। चाइना के साथ। बट यहाँ पे भी कंट्रोल लेगा धीरे धीरे जब भी थोड़ा कंट्रोल ले हम्म। पाएगा ना तो इसलिए एक तरह एक रीज़न वो भी है। मतलब अमेरिका हमेशा से दूसरों की उंगली में टांग अड़ाता रहता है। उसका एक एक रीज़न ये भी है कि जो इसराइल में भी हो रहा है, ईरान के संग डायरेक्ट वॉर चल रहा है अब, क्योंकि पाकिस्तान को फंड करता है अमेरिका किसी भी एड के थ्रू के। 40 मिलियन जैसे सपोज दे दिए वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, कुछ ऐसी एड दे दी 10-20 मिलियन डॉलर्स की। तो अभी 450 मिलियन डॉलर्स की एड दी है अभी रिसेंटली। वो क्यों दी है? मुझे ऐसा लगता है कि इसराइल को बैक कर रहा है वेपन्स के वजह से, और जिस भी पॉसिबल तरीके से कि जो जैसे नेटो में कर रहा है यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए, उसी तरह इसराइल को कर रहा है ताकि इसराइल यहाँ से फाइट करे और पाकिस्तान के ट्रूप्स को वहाँ इंगेज करे ईरान के अगेंस्ट में। क्योंकि पाकिस्तान तो किसी का सगा है नहीं उसको जो हाँ वो तो पैसे है। देता है वो उसी की तरफ गिर जाता है।
और अब अभी अमेरिका ने जेब भरी है। तो ईरान को डिस्टेबलाइज करने का शायद यही एक तरीका है, अमेरिका इस फॉर्म में करना चाह रहा है। क्योंकि ईरान और अमेरिका का शुरू क्योंकि से वो रहा है। अमेरिका एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है पूरे वर्ल्ड की किसी भी जियोपॉलिटिक्स या फिर ज्योग्राफी को चेंज करने में। अभी बांग्लादेश का किस्सा जैसे तूने बताया कि एक पूरी रिजीम चेंज कर दी केवल उनके अपने बेनिफिट की वजह से। इसराइल में जो हो रहा है अभी, वो लेबनान, हमास, हिजबुल्ला, ये जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी रिसेंटली जो केसेस हुए हैं उसके बाद एक नया वॉरफेयर शुरू हो गया है कि जो पहले वॉर लड़ा जाता था आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और जितनी भी आर्टिलरी आपके पास जो भी है सब उसके थ्रू, फिर आया कि टेक कैसे कैसे कर रहा है। लेकिन कोविड के टाइम पे एक बायोलॉजिकल वॉर टाइप का कुछ हुआ कि चाइना एक तरह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर रहा है एज अ वायरस, मैन मेड वायरस बना करके, क्योंकि फ्यूचर सबको ये लगा कि यही एक तरीका है आने वाले तरीके से किसी भी कंट्री को बर्बाद करने का। लेकिन अब कुछ ऐसा आया है निकल के कि जो बिल्कुल ही अलग है इसराइल का, कि पेजर का जो ब्लास्ट है, वो पेजर के पीछे तो पूरा वो। और उस पेजर के ब्लास्ट के अलावा भी उसके कुछ दिन बाद जो वॉकी टॉकी का ब्लास्ट हुआ है, सोलर पैनल का ब्लास्ट हुआ है। तो अब मतलब सिचुएशन ये है कि ये जो फ़ोन रखा है क्या ये सेफ़ है, या जो कैमराज यहाँ रखे हैं, जो जितने भी गैजेट्स हैं, क्योंकि सारे के सारे इंडिया में जितने भी आते हैं एक्सपोर्ट होके आते हैं मेजरली, जो आते हैं मेक इन इंडिया बिल्कुल। है ठीक है, लेकिन उतना इफेक्टिव अभी है नहीं। मेक इन और इंडिया हुआ, इवन की मेक इन डिजिटल इंडिया इंडिया। भी, मेक इन इंडिया तब तक है जो पार्ट्स आते हैं, बेसिकली जो पार्ट्स यहाँ पे आके असेंबल होते हैं, पार्ट्स तो सारे बाहर से आ रहे हैं। और ये जो इसराइल का जो भी हुआ है, इसका पूरा केस ये निकल के आया है कि हंगरी में कोई इन्होंने शेल कंपनी बनाई और वहाँ से इन्होंने डीलिंग करी, जो गोल्ड कुछ करके जो भी पेजर कंपनी का नाम है, अपोलो गोल्ड करके, हाँ। अपोलो गोल्ड करके, ताइवान की कंपनी, हाँ। ताइवान की कंपनी से, इस तरह से कि हम आपके लिए इस अफोर्डेबल रेट्स पे बनाएंगे, बस हमें आपका ब्रांड लगाना है। और कैसे उन हिजबुल्ला के लीडर्स और उनकी जो पूरी चेन है, जो उनके बीच में जो बिचौलिए टाइप के होते हैं, उनमें इतना नेटवर्क बना करके अपना, कि उसी से ही अपोलो गोल्ड से ही डीलिंग करवाई और फिर वो पेजर्स वहाँ सप्लाई करवा दिए पूरा। और वो भी 2 साल पुरानी कंपनी सेटअप करी, मतलब कितनी प्लानिंग से करा है सब कुछ। अभी मैं रिसेंटली हमारे इंडिया के आर्मी जो चीफ हैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने एक बात बोली कि वॉर तब स्टार्ट नहीं होता जब आप वॉर लड़ना शुरू करते हो, वॉर जब स्टार्ट हो जाता है जब आप उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देते हो। बिल्कुल। और ये जो पूरा पेजर अटैक का पूरा वॉर था, हम्म। ये पूरा हम्म। बहुत लोगों को नहीं पता कि ये पहले से इनका प्लान था पूरा। हाँ। जब से इनने कॉन्ट्रैक्ट डील वगैरह साइन की हाँ। थी हाँ, वही इसराइल में, प्लानिंग जब शुरू हुई है तब से। वो यहाँ पूरा प्लान था। और इनका प्लान था, जैसे मेरा बात हुई थी एक बार हमारी, हम्म। इनका पूरा प्लान था कि ये आराम से इसे पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे कि हम्म। जैन या फैब, ऐसा मतलब जितना मैंने पढ़ा था उसमें अच्छा। एग्जीक्यूट करने का सोचा था कि कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाला होगा हाँ। इनके चीफ की तरफ से या कुछ से, तब एग्जीक्यूट करेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी फैल ना सके। इनका ये था। पर किसी ना किसी को, एक बंदे को, मतलब किसी को भी हम्म। इनके ग्रुप में पता लगी कि ये पेजर में कुछ दिक्कत है या फिर कुछ सीन है। हम्म। तो इनने उस जिस बंदे को बताई, वो आईएसआई का, वो सॉरी आईएसआई बोल दिया मैंने, ये मोसाद या फिर इसराइल का ही बंदा, एजेंट निकला वो। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि इनको जैसे जैसे पता लग रही है, इससे पहले इन्हें पूरा पता लगे इससे एग्जीक्यूट कर देते। तो इससे उस दिन ये कुछ मैसेज देने वाला था, इनका अच्छा। जो चीफ था नसरल्ला या जो भी था, हम्म। वो मैसेज देने वाला था, उसी दिन इनने एग्जीक्यूट किया था। तो मोस्ट ऑफ द जितने थे, जो थोड़ा बहुत थे जिनके पास पेजर उस टाइम पे नहीं हम्म। था, वो तो बच गए थे, नहीं तो ज़्यादातर तो सब पे अटैक हुआ था, और सब कुछ ना कुछ हुआ है सब। और कहीं मैं ये भी पढ़ रहा था कि जो अभी भी रिसेंट अटैक हुआ है, जो मिसाइल से किया है इन लोगों ने, ईरान ने, वो इसराइल ने ऐसा फेक न्यूज़ फैलाई है कि हमारे इतने जो हैंगर्स होते हैं, जो इनके जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जबकि क्लेम ये मीडिया में ये कर रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फेक सर्कुलेशन भी कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं ताकि सामने मैसेज जाए, और वो जो एक इनके इनको एक्शन लेने का एक तरह से मौका मिल जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अभी कुछ भी हो सकता है, इनकी क्या माइंडसेट है। इससे एक चीज़ निकल के आ रही है, और वो मैं एक और चीज़ से रिलेट करूँगा। एक मणिपुर में केस हुआ था अभी राइट्स का, उसमें ये बोला गया था कि किसी एक एक पर्टिकुलर
कम्युनिटी या कुछ ट्राइब के किसी बच्चे को शायद जला दिया, उस वजह से वो हाँ हाँ। प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, ऐसा कुछ था। इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये स्टेटमेंट है कि वो वहाँ खुद विजिट करने गए, उन्होंने पूरी चीज़ पता करी, और ये पता चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो कुछ जो केस था वो बहुत काफ़ी समय कुछ पहले था, और वो उससे रेलेवेंट कुछ नहीं था। वो पूरी सिचुएशन ट्रिगर होके राइट्स बन गए, कितने 40 to 60 थाउजेंड जो लोग हैं उनका मतलब डिस्प्लेस हो गए। डिस्प्लेस किए थे हाँ पूरे। अब जो हम पहले हम बात कर रहे थे कि नैरेटिव्स का वॉर है, हमने पहले कुछ रिकॉर्डिंग्स में कराया है इस बारे में बात, कि कैसे किसी की आइडियोलॉजी चेंज करी जाती है, किस वजह से करी जाती है, क्या उसके पीछे रीजंस होते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट है। लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है यहाँ, कि आप किसी भी कंट्री को या कंट्री के अंदर बैठे किसी एक पर्टिकुलर एरिया को डिस्टेबलाइज कैसे कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू। और सेम ऐसे ही इसराइल का एक जो केस है अभी, कि वो ये दिखा रहा है कि हमारा ये डिस्ट्रॉय हो गया वो, जबकि पर्टिकुलरली इतना कुछ हुआ नहीं है। तो आने वाला टाइम, दो चीज़ें निकल के आती हैं इससे, कि एक था टाइम कि स्मार्टफोन्स ट्रैक हो जाते थे, ये सब चीज़ें हो जाती थी। जो ये पेजर जो से जो इसमें। चीज़ें रेडियो फ्रीक्वेंसी से चल रही हैं वो तक अगर टैप होके और वो ट्रिगर हो रही है, तो ये समझो आप कि आप कहीं भी सेफ नहीं हो। एक मैं किसी इंडिया के किसी आर्मी एक्स आर्मी जनरल की कुछ इंटरव्यू सुनना था, बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने ये बोला था कि आने वाला टाइम वो है कि जो ट्रेस नहीं हो पा रहा ना, फ्रीक्वेंसी जिसकी जो ट्रेस नहीं कर पा रहा, वही जीत रहा वही इतना है, क्लियर है है ना, क्लियर। नैरेटिव्स के वॉर में, या फिर एक वॉर सिचुएशन में, किसी भी चीज़ में। लेकिन ये रेडियो सिग्नल्स तक अगर कोई कंट्रोल करके और वो एग्जीक्यूट करके ब्लास्ट करवा पा रहा है, इतना स्पेसिफिक ऑपरेशन करा है कि पर्टिकुलर उन्हीं लोगों को मारा है जिनके हाथ में वो पेजर था, और कितनी बड़ी प्लानिंग थी कि उन्हीं के पास वो पेजर जाए जो ब्लास्ट वाला है। ये था इनका, क्योंकि इससे पहले देखा भी होगा कि इससे पेजर पे ये लोग इससे जब हम्म, आए थे, हम्म, इससे पहले इन्होंने ड्रोन स्ट्राइक करी थी हाँ। इसराइल ने। और ड्रोन स्ट्राइक उसी से थी कि फ़ोन वो मोबाइल ट्रैक कर रही थी। मोबाइल ट्रैक करके जो हम्म। जिस जैसे जैसे जिसका कि फ़ोन मिल जो रहा इनके था, कुछ लीडर्स थे उन्होंने फ़ोन ऑन करा, ऑन द स्पॉट ही आके हाँ ऑन द सैटेलाइट करे। स्पॉट वहीं मिसाइल या फिर जो भी था इनका, वो आके एकदम ऑन द स्पॉट एक्यूरेट प्रिसाइज मार रहा था बिल्कुल। मतलब फिर इनने क्या किया, फ़ोन बंद कर दिए। फिर फिर इन्होंने बोला कि पेजर पे आते हैं। पेजर, बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग थी इनकी हम्म। पेजर पे आने की, उस वजह से सोच कि ताइवान तक की कंपनी अगर वेरीफाई भी करा होगा तो 2 साल पुरानी कंपनी शक ना हो, इसलिए 2 साल पुरानी कंपनी की तरह रजिस्टर करके, और कोई नॉर्मल सा घर था हंगरी में, बूडापेस्ट में कहीं, हम्म। वहाँ अब उस जगह की भसड़ मच रही है कि हंगरी ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि हमारा हंगरी इससे ने कोई मना हाथ कर नहीं दिया है, क्लियर हाँ। कि यहाँ कोई पेजर बना ही नहीं है। और फैक्ट है कि पेजर वहाँ बने ही नहीं है, पेजर शायद इसराइल से बन के आए थे। ताइवान ताइवान। अब ताइवान की तो हाँ कंपनी थी। वो कंपनी थी वो भी तो हाँ। ये बहुत भसड़ है इसके पीछे भी, कि ताइवान की उस कंपनी का जो शायद सीईओ या जो भी अथॉरिटीज़ थी उनको ये पता था। एक टाइम पे पता लगा कि जो जो पैसा आ रहा है पूरा, जो ट्रांसफ़र हो रहा है बड़े अमाउंट का, वो मिडिल ईस्ट से आ रहा है। और जबकि कंपनी जो है वो सेट है हंगरी में, वो जर्मन कंपनी है, कोई जो भी है, जितनी भी यूरोपियन कंपनीज हैं वहाँ सिटीज़ में, और मिडिल ईस्ट से पैसा आ रहा है, ट्रांसफ़र होके वो वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ से उनके पास जा रहा है। तो कितनी प्लानिंग, मतलब इस पे तो शायद कोई वेब सीरीज मूवी बने तो बहुत जोर की बनेगी, लेकिन मुसाद का तो खैर सबको पता है कि उसने पहले भी कुछ ऐसी हरकतें करी हैं। वो दिखाते रहते हैं क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट है वो बिल्कुल ही। हाँ। लेकिन इसराइल इस समय हर जगह से वॉर लड़ रहा है, यहाँ हमास, वहाँ लेबनान, हिजबुल्ला, अब ईरान भी आ गया है है। ना, ईरान। वो यही है कि प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं, शायद इजिप्ट भी जो है वो करवा रहा है हमास के थ्रू रिक्रूट, क्योंकि सारा जो आर्टिलरी हो गई, वेपन्स हो गए, टेररिस्ट हो गए, उनकी सबकी बॉर्डर्स तो कनेक्टेड है सारे। ये एक, मुझे लगता है कि एक सीरियस कंसर्न है इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया भी सेम एनिमीज से घिरा हुआ है। बांग्लादेश का जो सीन है, अब बांग्लादेश का रिजीम चेंज हुआ है, पाकिस्तान बिल्कुल भी भरोसेमंद है नहीं, चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। एक जो सप्लाई चेन होती है चाइना से, कि किस तरह से इंपोर्ट है, हमारे ऑल टाइम हाई गए, हमने बात करी है बिल्कुल। कि इस साल
ऑल टाइम हाई चला गया एक्सपोर्ट, इंपोर्ट जो है। तो हम इस लेवल पे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। हम डिफेंस में एक्टिव हो रहे हैं किस चीज़ से, कि हम इंडिजिनस वेपन्स बना रहे हैं, जैसे तुमने बात करी पिछली बार भी, कि अब इंडियन आर्मी जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है, केवल इंपोर्ट कुछ नहीं कर रही। अब अभी रिसेंटली हाँ, स्टेटमेंट है कि क्यों, क्योंकि उन्हें ये पता है जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हम कुछ चेंजेस कर ही नहीं सकते। वो अगर, वही क्योंकि है। सब टैग बाहर की है, अब हमें खुद नहीं पता है कि वो हमारे अगेंस्ट कब यूज़ हो जाए किसी भी फॉर्म में। वही चाइना हमारा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमारी ये वाली बाहर से ही आती है। चाइना पूरा हम्म। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र पूरा करता है। टेक्निकल, जैसे फ़ोन हुआ, हर चीज़ हुआ, कुछ भी हो। तो हम लोग तो एक तरह से पूरे तरह से घिरे हो, क्योंकि मेक इन इंडिया चल रहा है हम्म। और बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हो रहा है। तो अभी बहुत। पर किस किस लेवल पे हो रहा है, जब मैं, यही बात है ना कि हम कभी कभी अपने आप को सब ये बैठा के रखते हैं कि नहीं नहीं हो रहा है चेंज, लेकिन अगर ट्रेड डील्स ऑल टाइम हाई जा रही है मेक इन इंडिया मूवमेंट के बाद भी, तो फिर इसका क्या क्या बनता है। और इंडिया जितना इतना कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा एक्सपोर्ट्स में जितना इंपोर्ट कर रहा है, और हाँ, केवल टेक ही कर रहा है। एक छोटी बैटरी से लेकर के फ़ोन या गैजेट जितने भी हो गए, जितने भी कैमराज हैं सारे इंपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, या तो कोरिया या किसी। जब इसराइल जैसी कंट्री इतना मैनिपुलेट करके इतनी टेम्परिंग कर सकती है कि ताइवान की कंपनी को बेवकूफ़ बना करके कुछ भी, तो सोचो आप कि और क्या क्या हो सकता है। इसमें यार वही है, गवर्नमेंट को ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो चाइना के पास भी कितनी पॉपुलेशन है, हम्म। हमसे कम है। हम उससे आगे निकल चुके हैं ना। उनके पास भी वर्क फोर्स उतना है, हमारे पास भी उतना है। बस वही है, बट स्किल्स की कमी है। एग्जीक्यूशंस नहीं है यहाँ पे। स्किल्स की कमी है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत मैटर, बहुत मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। स्किल्स की कमी होना, टेक की कमी होना, और एक तरह से हमारे इनर कन्फ्लिक्ट की इतने ज़्यादा हैं कि हम्म। बाहर के तो बाद में डील करेंगे, पहले इनर कन्फ्लिक्ट ही बहुत सारे हैं। हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स ही काफ़ी सारे हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत एक हैं। गलवान वैली का जो पूरा इंसिडेंस हुआ, और उसके बारे में यही बोला जाता है कि ठीक है हाथापाई हुई, मारपीट, लेकिन ये एक सेंसिटिव टॉपिक है कि चाइना ने डिस्क्लोज नहीं करा आज तक वो नंबर, क्योंकि चाइना एक मोनोपोली है, एक डिक्टेटरशिप है कंट्री। बिल्कुल। इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो ये बातें छुपाई नहीं जा सकती कि हमारे कितने फौजी घायल हुए, कितने शहीद हुए, क्योंकि ये नंबर सिस्टम इस तरह से है कि आप मतलब छुपा ही नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं से पता लग जाएगा। डेमोक्रेसी का ये फ़ायदा भी है, नुकसान भी है किसी भी रिजीम के लिए जो पावर में है, कि वो छुपा नहीं सकती ज़्यादा लंबे टाइम तक इस चीज़ को, क्योंकि सिस्टम इस तरह से बना हुआ है। और अगर छुपाना चाहे भी या फिर वो, तो फिर हमारी पार्टीज ही बहुत हैं इन सब चीज़ के बहस करने के लिए, तो हाँ, जो ये बोल सकती हैं पार्टीज़ की कि मार खा के आ रहे हैं जवान, सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट ही इतने हैं। पर गलवान वैली का जो जो सीन हुआ था, उसके बारे में कुछ अपडेट आई ऐसी तेरे पास, कि गलन वैली के जो पास। सिचुएशन थी वहाँ पे कितनी ब्रूटल थी। मैंने रिसेंटली वीडियो देखी थी कि पूरा का पूरा एक पूरा गुच्छा आ रहा है सामने से नदी क्रॉस करके, और यहाँ से अपने फौजी जा रहे हैं, और बिना किसी बात के, क्योंकि मैंने किसी रिसेंटली इंटरव्यू में भी सुना था कि गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे बीच में प्रोग्रेस हो रही है डायलॉग्स में डिप्लोमेटिकली, लेकिन उन्होंने बोला कि सिचुएशंस जो हैं वो वहाँ का जो जो कैप्टन या जो भी पोस्ट का ब्रिगेडियर कुछ भी हो सकता है, वो और सामने जो कंट्री का है उन लोगों पे डिपेंड करती है वो सिचुएशन कैसे हैंडल होनी है, क्योंकि वहीं पे टेंशन बन जाती है। कोई भी कंट्री पीछे नहीं हटना चाहती, और वहीं से टेंशन शुरू होती है। और वो एक इंसिडेंस था जो, मतलब, हमारे लिए जितना ब्रूटल था उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों के लिए हुआ, लेकिन वो नंबर सामने नहीं आया आज तक। और डेथ टैली शायद 143 समथिंग उन लोगों की गई है। उनने, हमारे हाँ, शायद जितना उन्होंने हमारी बताया है। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करा है कि 43 समथिंग सोल्जर्स जो हैं। तो मतलब ये बात मुझे ज़रूरी इसलिए लगती है क्योंकि फौज मारपीट में, हाथापाई में डेथ हुई है लोगों की, तो कितनी ब्रूटल लेवल पे हुई है। इस बात से अभी तक उस तरह के, और अभी भी चाइना जो कर रहा है वो ग्रे जोन बना रहा है बॉर्डर के आसपास, कि वो आर्टिफिशियल इमिग्रेशन कर रहा है पॉपुलेशन का। हाँ, वो बिल्कुल। दिखा इस तरह से रहा है कि यहाँ पे एक विलेज था, ये प्रॉपर उस तरीके से, लेकिन है सारे उन्हीं के लोग ही जो आर्मी और उनकी
मिलिट्री से रिलेटेड है। मुझे क्या लगता है कहीं हद तक ये इंडिया की जो आर्मी है उसके लिए नुकसान दे सकता है। बिल्कुल नुकसान दे सकता है यार, क्योंकि वो चाइना रेगुलरली ये काम कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टेरिटरी में आ सके। जैसे एलएसी का ये पूरा एरिया है जो पूरा हम्म। एक्चुअल कंट्रोल का एरिया है, इसमें बॉर्डर, दोनों बॉर्डर के बीच में डिस्टेंस मिनिमम 50 to 100 किलोमीटर होता है। हम्म। उसमें फ्री मूवमेंट जोन होता है बिना हथियार के। हम्म। बिना हथियार के तो कुछ भी मूव करो, इसीलिए गढ़वाल वैली वाला जो इंसिडेंट था, हम्म। उसमें हथियार यूज़ नहीं हुए थे। हाँ, मार पिटाई हाँ, वही वो चीज़ है। फ्री मूव का है, उधर आप हाँ। पेट्रोलिंग कर सकते हो, देख सकते हो। हम्म। इतना एरिया खाली पड़ा रहेगा। चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे आगे आने की कोशिश कर रहा है, पोस्ट सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आगे आने की कोशिश कर रहा है। हम्म। ये सीन चल रहा है, चाइना धीरे धीरे अपनी टेरिटरी बढ़ाना बढ़ाना चाह रहा है। और बहुत सारे हमारे बॉर्डर एरियाज़ में है, मतलब जो वहाँ पे अगर जो सैटेलाइट इमेजेस या वो दिखाती हैं हम्म। कि बॉर्डर के उस पार चाइना का बहुत बहुत डेवलप्ड एरिया है, उनके हम्म। हाईवेज अच्छे से बने हुए हैं, उनके मतलब एयर डिफेंस ये सब कुछ एक जगह एक अच्छे से लगा हुआ है। मिसकंसेप्शन भी फैल रहा है कि चाइना जो है वो इंडिया की टेरिटरी घेर रहा है, लेकिन अपनी आर्मी से ही कई स्टेटमेंट्स आए हैं कि ये एक फॉल्स नैरेटिव है जो फेक न्यूज़ की तरह है, कि ये केवल टेंशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडियन आर्मी कभी भी अपनी ज़मीन किसी को ऐसे ही नहीं देने देगी। बिल्कुल वो कोशिश कर रहा है, पर घेर अभी तक हाँ, घेर नहीं रहा है। वो अ, चाइना इतना स्मार्ट है कि चाइना स्मार्ट है कि बचकाना है, कि वो कभी भी वॉर के जोन में है नहीं, उसे पता है कि उसकी इकोनॉमी कितनी पूरी तरह कोलैप्स हुई है। बट वो ताइवान और इंडिया दोनों को इस तरह से परेशान कर रहा है, टेंशन अराइज करता है कि नॉर्मलिसी ना आ पाए। क्योंकि किसी भी कंट्री का एक होता है कि अगर टेंशन है, कोई ज़्यादा पावरफुल है नंबर्स में या इकोनॉमी में, तो सामने वाली कंट्री या तो डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से बैक ऑफ करेगी, क्योंकि उसको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स अपने चाहिए। एज सच कि हमारी इंडिया का जो ट्रेड होता है इम्पैक्ट करेगा कहीं ना कहीं, अगर चाइना किसी रीज़न की वजह से उसमें कुछ ऐसा कुछ कर दे या कुछ टैक्सेस बढ़ा दे, सपोज इन सेंस, तो इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो ये एक माइंडसेट हो सकता है चाइना का कि क्या पता हम डिप्लोमेटिकली ऐसे खेल के मैनिपुलेट करें ताकि ये थोड़ा सा झुकें चीज़ों में। और वही ताइवान के संग कर रही है, क्योंकि ताइवान एक बहुत छोटी सी कंट्री है, बहुत छोटी सी, लेकिन अमेरिका उसका एलाई है। वही जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले बात हाँ, करी कि वो घुसना चाह रहा है। ताइवान छोटी कंट्री है, बट ये प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हाँ। सेमी कंडक्टर्स सेमी, हुआ, हाँ। मतलब ये चाइना को यही एक अच्छा रीज़न खासा है कि चाइना टक्कर देती क्यों है। उसको एक्वायर करना चाहता है। यही एक रीज़न है कि चाइना पीआरआई सब कर रहा है इस तरफ पाकिस्तान के थ्रू मिडिल ईस्ट पी में आर जा आई सी करके, पैक पूरा चल रहा है इनका ये। पोर्ट्स कैप्चर कर रहा है लोन दे करके। अब और क्या रिसोर्सेज बचती हैं तो वो ताइवान दिखती है, और ताइवान एक बहुत बड़ा हब है इस चीज़ का। फिलीपींस, ताइवान, जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, ये इन सब चीज़ों में बहुत एडवांस हैं। इनका सीन यही है सी पैक वाला पूरा, कि मिडिल ईस्ट में एक बार अगर इनका आ गया, चाइना हम्म। तो पहले से ही ट्रेड में इतना आगे है, और ट्रेड रूट इनका एडवांस हो जाएगा। हम्म। और इंडिया को ये दिक्कत थी, मतलब ये कॉमन बात है, सबको पता भी होगी। हम्म। इंडिया को इसलिए दिक्कत है क्योंकि पीओके हमारा एरिया है, और अगर हम पीओके के थ्रू अगर उन्हें जाने देंगे सी पैक या कुछ तो बनाने, हमारा ही लॉस है। हमारा हम लॉस भी है। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर हम उन्हें जाने देंगे। जियो पॉलिटिकली आप डोमिनेट ही नहीं कर सकते। आपको अगर एक सुपर पावर बनना है या आपको वर्ल्ड लीडर बनना है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसमें आपके कंट्रोल में मेजॉरिटी चीज़ें होनी चाहिए। और इसका रीज़न ये है ना, मैं इस पर लेके बोलने बोलने वाला हूँ कि जैसे पाकिस्तान तो एक तरह से परमिशन दे देगा हम्म। कि वो, उसका नाम क्या, पीओके, पाकिस्तान पीओके, ऑक्यूपाइड हाँ। कश्मीर, वर्ल्ड वाइड भी यही पता है हम्म। सबको। पाकिस्तान ने परमिशन दे दी, और अगर उसने वहाँ से वो सक्सेसफुली बना लिया, तो हम्म। वर्ल्ड के नज़र में नैरेटिव ये हो जाएगा कि ये पाकिस्तान का ही एरिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने परमिशन दी है ना। हम्म। और फिर वो हमारा फिर वापस लेना बहुत वो हो जाएगा सीन। बट हाँ, कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान जिस जगह वो चल रहा है डेवलपमेंट, तो हमने यही बात करी थी कुछ थोड़े दिन पहले कि जो रिजीम में उस तरह से इफेक्टिवनेस नहीं आई है डिसीजंस लेने की, कि पीओके जो हम सोच रहे थे वो चीज़ हो जाए। यही एक रीज़न है। वरना अब तक शायद जिस तरह से मोमेंटम चल रहा था इलेक्शन से पहले, रिजल्ट आने से पहले तक, कि शायद ये बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग होगी इस पर, और पीओके या फिर जितनी भी ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में आएंगी। पीओके का तो ये सीन, अभी इलेक्शन जैसे चल रहे हैं, अभी जैसे वो वाला मूवमेंट शांत हो गया जो हमने एक बार बात भी की थी। हम्म। ये पीओके में वो जो इनका, मैं बोल रहा हूँ, वो जो पूरा लोग वो एकदम वो उस पे आ गए थे, वो प्रोटेस्ट करने पे, क्योंकि इनके यहाँ पूरा वो फैला हुआ है, हाँ। भुखमरी वगैरह ये सब चीज़। हम्म। वहाँ भी चल रहा था यही, कि हमें या तो इस तरफ कर दो या फिर उस तरफ कर दो।
तो वो भी था एक पाकिस्तान तो खैर जो है वहाँ की पब्लिक परेशान है, लेकिन तू अगर वर्ल्ड लेवल पे पिक्चर देखेगा इस समय जो चल रही है कि अमेरिका ना चाहते हुए भी कितनी सारी कंट्रीज के संग एंगेज्ड है, प्रॉक्सी वॉर करवा रहा है। सबसे पहला नेटो का कितने 2-2.5 साल से चल रहा है, रशिया उसका तो 2 ढाई यूक्रेन का साल हो वॉर। गया पूरा। यूक्रेन बर्बाद है, रशिया अभी भी इस लेवल पे कि 8-9 साल और लड़ सकता है, उसको इतना इक्विप्ड है। ये अमेरिका और जितनी भी इसके साथ ही नेशंस हैं, अलाइज हैं, वो सब इसको इक्विप कर रहे हैं कि तुम लड़ो खाते। बाकी कोई बैकिंग नहीं कर रहा है कि तुम रुक जाना चाहिए, क्या डिप्लोमेटिकली सॉल्व करें। फिर आते हैं इसराइल पे। इसराइल का भी एलाई बना हुआ है ये सपोर्ट कर रहा है वेपन्स से और बैकिंग कर रहा है कि आप डिसीजंस लो, जो कर रहे हो वो सही है ईरान को डिस्टेबलाइज करने में। अभी पाकिस्तान को जैसे मैंने बताया कि फंडिंग दी कि यहाँ से आप तोड़ो, इसराइल सामने से कर रहा है। टेंशन इतने लगा रखे हैं ईरान पे इन लोगों ने ऑलरेडी, ईरान पे सैंक्शन हमेशा है से ना, रहते हैं यूएस हमेशा के। से ही रहे हैं। इन अभी बात हुई कि बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करा, रिजीम चेंज हो गया, शेख हसीना को यहाँ पे आना पड़ गया। कि पूरे वर्ल्ड में, और अभी चाइना का ताइवान के संग जो सीन टेंशन चल रही थी, इंडिया के संग भी चल रही है। श्रीलंका में भी सेम यही चीज़ हुई है कि श्रीलंका में तो धीरे मिलिट्री धीरे कूप इम्प्रूव लग हो रही है, गया। अब नया पी हमारा नया प्रेसिडेंट भी बन गया है वैसे तो। लेकिन आप ये देखो कि एक कंट्री के पास इतनी पावर है कि किसी की भी इकोनॉमी रातों रात ख़त्म कर सकती है, डिस्टेबलाइज कर सकती है। बिल्कुल। ये पावर एक हो गई बात इस पावर की। एक बात हो रही है यहाँ पे कि जो इसराइल ने जो किया है, पूरी जो वॉरफेयर है, जो पूरा नया, जो पूरा चेंज कर दिया है कि अब फाइट, अब तक हमें लगता था कि बायो वॉर तक शुरू हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन अब इन्होंने कुछ अलग ही डिफरेंट कर दिया है। इसे सब मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डेंजर है अब कि आपने जो किया ठीक है कि आपका जस्टिफाइबल था कि आपने एक्शन ऐसे लिए, लेकिन अब जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जितने भी इंडिया से भी कहीं निकल के जाते हैं, जो ISIS में जाते हैं सब, कि अब इन लोगों के पास भी नए आइडियाज़ आ गए। अब आपको इस चीज़ से बचने के लिए अब क्या लेके आओगे आप, कि आप डिजिटल फ्रीक्वेंसीज को आप हैक कर सकते हो, डिजिटल सिग्नल्स को, किसी भी टावर को कंट्रोल कर सकते हो आप रेडियो सिग्नल तक को कर सकते हो अब आप। बिल्कुल तो ये। अब क्या बचता है? कुछ टाइम पहले ये बात थी कि जो ट्रेस ना हो पाए, जो डिटेक्ट ना हो पाए, जो बाईपास कर जाए ऐसी सारी कम्युनिकेशंस को, वही आ गया। लेकिन अब ऐसा क्या टेक्नोलॉजी में आएगा जो इन सबको बाईपास कर जाएगा? जहाँ तक अब तो लग रहा है कि अब तो ये पेजर अटैक के बाद तो बिल्कुल ही इन्हें सारी वो एक मतलब तरह से। अगर हम ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि क्या पता इसमें जो पार्ट्स डले हैं वो उस पेजर का सिंपल सा ये था कि 2 बैटरीज थी, एक एक्सप्लोजन वाली थी और एक हाँ। नॉर्मल थी। सिग्नल आता है रेडियो का, जो उसमें ऐसा था कि जो ज़्यादा मेगाबिट्स का सिग्नल था कि उससे मेमोरी फुल हो जाएगी, हम्म। बैटरी हीट करेगी और ब्लास्ट हो जाएगा। एक मैसेज हाँ उन्होंने किया था, उसी ऐसा से कुछ था। एक्टिव हुआ था वो। और वो पेजर उनके पास काफ़ी लंबे टाइम से था, तब एक्सप्लोड नहीं हुआ वो, हाँ उसी ऑन द स्पॉट उस ड्यूरेशन में हुआ वो कि उस आप मैसेज के बाद रेडियो सेंड। फ्रिक्वेंसीज के बिल्कुल थ्रू हाँ। किसी भी डिवाइस को एक्सप्लोड करा सकते हो। उसके बाद वो वॉकी टॉकीज का सीन आया कि जापान ने बोल दिया कि वो 2004 में ही डिसकंटिन्यू कर दिए थे, हमने अब बनाते नहीं है। जैसे ही ज़्यादा हीट वो हुआ वॉकी वो टॉकीज पूरा तक, वो कर दिया। वो वॉकी टॉकीज उनका जनाजा निकल रहा था, जो पेजर के फटने के बाद जो लोग, तो उस रैली में ही वॉकी टॉकी फट गए। ये सीन हुआ है वहाँ पे। तो ये तो अभी की बात है ये क्या? अभी कुछ दिन पहले जब ये पेजर अटैक हुआ है, उसके अगले दिन की बात है। अच्छा। वॉकी टॉकीज फटने लग गए। ये इसका भी न्यूज़ आया था ना, सोलर पैनल्स का। हाँ, सोलर पैनल्स और वॉकी टॉकीज हाँ वहाँ ये के वाला। फटने लग गए, फिर वहाँ पे भगदड़ मच गई, फिर भाग गए सारे लोग। तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी के जितनी भी शॉप्स हैं, उन सबको ऐसे गैजेट्स डिवाइसेस हटाने पड़ गए अपनी शॉप से, कह रहे कोई भरोसा नहीं, कभी भी फट सकते हैं। ये तो है इसराइल का। और इवन कि अभी इसराइल ने जो किया है इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक कि सोनिक बूम फ्रीक्वेंसी से कुछ ऐसा ट्रायंगुलर मेथड बना करके, कुछ इनका ही हिजबुल्लाह का कोई लीडर रिकॉर्ड कर रहा था कुछ, मतलब ऑन कैमरा या कुछ। तो एक होता है फ़ोन टैपिंग करके आप, अब उन्होंने कुछ अलग ही लेवल पे गए कि साउंड वहाँ पे जाके उस एरिया में ऐसी कुछ करी कि कुछ ऐसा इको बना कि वो पता लग गया ऑडियो में या वीडियो में, उसकी साउंड आई, पता नहीं क्या था। तो वो डिटेक्ट कर पाए कि इस बिल्डिंग में तो ब्लास्ट उस बिल्डिंग में करा है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ उन्होंने, ये जो सुन रहा है वो पढ़े इस चीज़ को, बहुत एक मतलब सोनिक बूम से आप मैनिपुलेट कर रहे हो कि हाँ, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस जगह पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ ये बैठा है इस वाला मुझे बिल्डिंग। नहीं पता, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में।
हाँ, पर कुछ ये अच्छा इंटरेस्टिंग लग एग्जैक्टली रहा तो है मैं ये। बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी वो चीज़ें क्लियर नहीं है कि वो क्या है, लेकिन किस लेवल पे इसराइल अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल एकदम एडवांस लेवल पे कर रहा है वो। आयरन डोम सिस्टम उसका, अभी न्यूज़ में मैं पढ़ रहा था कि लास्ट टाइम जो आयरन डोम ने जो मिसाइल इंटरसेप्ट करके मार दी थी, वो यहाँ कहीं ड्रोन आए थे लॉन्च होकर के, तो उसको 5 से 6 घंटे लगे थे आने में। तब तक उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया उनकी सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी ने, तो वो ख़त्म कर दिया वहाँ पे। लेकिन अब जो इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी थी ईरान ने, वो मतलब कुछ मिनटों में पहुंच जाती, 14 से 15 मिनट या ऐसा कुछ था। तो वो ट्रैक नहीं कर पाया और कुछ नुकसान इसराइल को इसलिए उठाना पड़ गया। तो इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी पूरी तरह से सिक्योर नहीं है अभी तक। हाँ, अभी ये वाला न्यूज़ आया था आयरन डोम से, हम्म। मतलब बहुत सारी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया हम्म। था। और खास करके ये वाली जो ईरान ने अभी करी है ना फायर। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल्स करिए। हम्म। और अब ये भी आ रहा है कुछ कि अपने डीआरडीओ ने, अब पता नहीं कितना सच है, कि ऐसी कुछ इन्होंने टेक्नोलॉजी करी थी, निकाल ली है कि एक तो फतेह गदर ये करके दो जो तीन मिसाइल्स तो वो करी ये थी। जो चीज़ें हैं, जो आयरन डोम जिसमें फेल हो रहा है उसको कैसे, उसकी ड्रॉबैक्स को ओवरकम कैसे किया जाए, उसकी शॉर्टकमिंग्स को। ये इनका आयरन डोम यार एक तरह से, जितना मेरे को पता है एडवांस ही है बहुत। तब और भी बाकी है तब भी तब फेल हो रहा अगर है। इंटरसेप्ट नहीं कर पा रही तो अभी भी कंट्रीज बहुत और एक पीछे तरह हैं। से इसकी न्यूज़ भी कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि ये ईरान ने बोला है ईरान कि ने बोल इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। हाँ, ये यही तो चीज़ है और कि इसराइल ने बोला इसराइल, है। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि इसराइल को उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मीडिया में सर्कुलेट ऐसे कर रहा है कि हो रहा है। हाँ, अब जो ऐसे जो मणिपुर की बात भी मैंने करी, वो क्यों इसलिए करी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है, नैरेटिव्स का वॉर। कि आप इंफॉर्मेशन को और नैरेटिव्स को किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हो, कि आप इंडिया में बैठे हो, आप इंडिया के किसी स्टेट के किसी एक स्पेसिफिक रीजन में एक पुरानी वीडियो को एक फॉल्स नैरेटिव की तरह ट्रेंड करवा करके राइट्स करवा सकते हो महीनों तक के लिए। डिस्प्लेसमेंट हो गया लोगों का, 60,000 समथिंग लोगों का। ये इंटरनली बहुत बड़े बड़े थ्रेट्स हैं इंडिया के लिए पर्सनली। इसराइल एक परफेक्ट एग्जांपल है यार, देख कि योर साइज डजंट मैटर। हाँ, बिल्कुल, सबसे छोटा होके भी। इसराइल क्लियर है अपने नैरेटिव में कि और उसे हम एक फ़र्क भी नहीं पड़ता हम एक किसी से। माइनॉरिटी हैं। एक एक अमेरिका मेज जैसा डेवलप्ड देश उसको हाँ, सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है, हाँ, वो भी इतनी जिसे बिल्कुल कहते हैं ना, ओपनली ओपनली इतनी सपोर्ट कर रहा है। वायलेंस के बाद। और उसे पता है कि ये हमारे ऊपर भी हावी पड़ सकता है कभी भी। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका को पता है कि किसके साथ अलाई बनना है, किसके साथ, इसलिए ब्रिक्स के अगेंस्ट अमेरिका में का क्वाड लेके सॉरी, आता है। इसराइल का मैन पावर बहुत कम है। हम्म। एक कंपैरिजन में देख रहा था ईरान और इसका जो मिलिट्री स्ट्रेंथ टेक है का। जो टेक है उनकी, जितनी एडवांसमेंट उनकी टेक में और इंटेलिजेंस में है, उतनी किसी में नहीं किसी में है। नहीं है। किसी में नहीं है। कोई चांस ही नहीं है, दैट्स वाई वो वेपन और इसमें एक्सपोर्ट में हमेशा आगे रहता है। हम्म। इतना छोटा सा देश होके वर्ल्ड मैप में अगर दूर से देखोगे बिना जूम करे तो दिखेगा भी नहीं। हम्म। जब भी होके ईरान जैसे हर कंट्रीज को जिनके पास ऑयल प्रोडक्शन हर चीज़ का वो है, उनसे पैसे के मामले में हर चीज़ के हम्म। फाइनेंशियल मतलब हाई इकोनॉमी के मामले में हर चीज़ में ज़्यादा आगे, तब भी नहीं कर पा रहे। तो बहुत अच्छी बात है ये इसराइल को देख के। और इसराइल मेरी जहाँ तक मुझे लगता है वो सही भी है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सही लगता है, क्योंकि वो हम्म। जिन जिन लोगों से फाइट कर रहा है वो ज़रूरी भी है उन्हें फाइट करना। अपनी एग्जिस्टेंस को बचा रहा है वो। बिल्कुल, अपने एरिया को बचा रहा है और वो अपनी जगह सही है। क्योंकि क्योंकि जो मीडिया में यही चीज़ है ना, जो नैरेटिव्स की बात हो रही है, कि इसराइल को पूरी इस पिक्चर में 2 ढाई साल जो भी चला है ये, इसमें इसराइल को ही एज अ विलेन और रशिया को भी, जैसे क्योंकि मीडिया जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है नैरेटिव्स के साथ जो खेल रहा है, कि वो ये दिखा रहा है कि यूक्रेन के फौजी और यूक्रेन की पब्लिक मर रही है। हम्म। क्या ये रशिया के साथ नहीं हो रहा? बिल्कुल। ठीक है। सेम जो हमास ने किया, हॉस्टेजेस बना लिए इसराइल के सिटीजन्स को, उनकी कोई भी मीडिया में उस तरह से पब्लिसाइज नहीं करा कि क्या हुआ। ये दिखा रहे हैं कि इसराइल ने ब्लास्ट करें तो जो हमास में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके अलावा बाकी लोग मर रहे हैं। एक ये भी एक नैरेटिव है। सेम लेबनान में भी यही चल रहा है, कि ये दिखाया ऐसे जा रहा है, परसेप्शन बनाया जा रहा है कि इसराइल जो है, कि जो पावर होल्ड करता है, जब एक अथॉरिटी बनाता है तो उसको किस तरह से डिस्टेबलाइज करा जाए। ये सेम इंडिया में आता हूँ मैं वापस, जो राफा का भी चला था, कि राफा का कुछ आया था ना कि वहाँ की
ऑल आइज ऑन राफा। ऑल आइज ऑन राफा, जो रियासी में अटैक्स हुए, ये सब हम बातें बिल्कुल। कर चुके हैं। लेकिन बात सारी ये आती है कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और जो इंडस्ट्री बड़े बड़े लोग हैं, ये फंडिंग्स आ कहाँ से रही हैं? क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ है कि बिना फंडिंग्स के कुछ नहीं करते, है ना? अभी भी किसी क्रिकेट शो में जाएंगे या किसी सेलिब्रिटी शो में, तो अपनी पिक्चर प्रमोशन करानी होती है, इनको अपना फ़ायदा देखना होता है। वो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हर चीज़ें। बात ये आती है कि जब मणिपुर का एग्जांपल जैसे लिया हमने, अब राफा वाला की इतनी बाहर से जो मॉनेटरी फंड्स आते हैं, कौन कर रहा है इसके पीछे? अब बात आती है, पता सबको है कि बाहर से वेस्ट से फंडिंग्स आती हैं, लेकिन जब आप लिंक जोड़ोगे तो आप यहाँ हम लोग थोड़ा सा लैग कर जाते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी कंट्री है मेजॉरिटी में। इसके पीछे ये मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन ही रहते हैं। जैसे साउथ अफ्रीकन की, जो अफ्रीका पूरा है देश है, हम्म। इनको कोई नहीं पूछता इन हम्म। चीज़ों में। इनका कभी नाम नहीं आता कि इधर से बैकअप है या इधर से बैक नहीं है, हम्म। इधर से फंडिंग आ रही है, ऐसा कुछ। मेन कंट्रीज ये मेन मेन ही होती हैं, जो जहाँ तक, एक तो ये हम्म। चाइना एंड क्योंकि पाकिस्तान, राफा अमेरिका। राफा का जो था, राफा में हमास के टेरर ग्रुप एक्टिव थे। हम्म। वहाँ के सिटीजन्स को आगे कर दे रहे हैं वो मरने के लिए। आप ये देखो कि एक ऐसी कंट्री जो ऑलरेडी विक्टिम है, वो अपने एग्जिस्टेंस और अपने हॉस्टेजेस के लिए लड़ रही है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। और जो टेररिस्ट ग्रुप्स को शेल्टर कर रही है जो कंट्री, उनके लिए आवाज़ उठा रहे उसके हैं। लिए आवाज़ उठाई जा रही है। तो आप नैरेटिव्स, यही सारी बात सारी नैरेटिव्स की आ जाती है कि आप पावर में कौन है सबसे ज़्यादा, किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है। फिर आती है नैरेटिव्स की, और फिर आती है टेक्नोलॉजी। ये तीन जो पैरेलल चीज़ें हैं, ये कि जो, अगर आप टैक्स से नहीं जीत सकते तो आप पावर से जीत रहे हो, क्योंकि पावर आपके पास इतनी है जैसे अमेरिका के पास है। इसराइल क्यों स्टैंड आउट कर पा रहा है, अभी भी लड़ पा रहा है, क्योंकि वो टेक में अपनी इतना एडवांस्ड है। और कहीं ना कहीं उसके पास उसकी इंटेलिजेंस इतनी कोर में उसकी इतनी है कि वो ये सब ओवरकम करके अभी भी इतने सारे ग्रुप से लड़ पा रहा है। बिल्कुल, इसराइल का तो मेन रोल यही है कि वो मेनली डिपेंड अपॉन की एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी है। हम्म। मोसाद तो यार काम करती है, मतलब इसीलिए तो मैंने एक बुक पढ़ी है मैं तो मोसाद वाली। मैं तो जब से उसमें आज पढ़ने के बाद मुझे तो लगता है कि मैं तो आजकल थोड़ा कोई सा इनसे एडवांस है ही नहीं। फैसिनेट हो गया इस चीज़ से कि आप पेजर तक को फाड़ के ख़त्म कर सकते हो किसी आदमी को। किसी किसी ने नहीं सोचा किसी था ये, किसी किसी ने नहीं सोचा, जबकि कितने किसी मूवी अच्छे की तरह टेक लग रहा है। हाँ। डेवलप्ड नेशंस हैं, हाँ। चाइना, चाइना, ताइवान, हाँ। जापान, इन इन लोगों ने यूएसए, कि पूरा ये, यूरोप। अब इन्होंने सारी जो लिमिट्स होती है ना, सब ख़त्म कर दी हैं। कि अब आप ऐसे जोन में आ गए हो कि ये यही है, सिचुएशन ऐसी है कि हर कंट्री के आसपास की कंट्री समय डिस्टेबलाइज होने की कगार पर है या हो चुकी है। ये तो चल रिजीम रहा चेंज। है। और बहुत सारी कंट्री जैसे डेप्ट में पूरी आ चुकी हैं। हाँ। जैसे चाइना कि चाइना प्राइम एग्जांपल है कि चाइना चाइना प्राइम एग्जांपल है, उसकी वो, हाउसिंग पूरा वो पूरा हाँ। चल रहा है, पूरा मतलब डाउन में ही चल रहा है। पाकिस्तान पूरा डेप्ट में, वो तो रहता ही है हमेशा। अगले अगले 4 से 5 साल में हम और क्या देख सकते हैं, तुझे क्या लगता है? मिडिल ईस्ट का एज पूरा एन, बदला हाँ, हुआ मैप। मैप देख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि नाम के लिए यूएन इंटरफेयर करता है, बट इतना नहीं करता। यूएन पीस मुझे लग कीपिंग फोर्स। यूएन एक बकवास जगह है। यूएन मुझे ऐसा लगता है कि वो 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 मम्मी अपने पापा हैं जो पैरामीटर्स केवल, भूल चुका है। जो लाड़ प्यार करके किसी भी कंट्री को सिर पे चढ़ा देते हैं, या बहुत, वो किसी मतलब की जगह नहीं। वही, क्योंकि यहाँ पे अब पूरा लड़ाई चल रही है, कुछ नहीं, पीस के लिए तुम बस वो कर दोगे, यूएन जनरल असेंबली में वोट करवा लोगे कि हु आर ऑल इन फेवर ऑफ इसराइल और हु आर इन हम्म। फेवर ऑफ ये पैलेस्टीन या जो भी है। हम्म। वो करके उसमें बहुत सारे कंट्री एब्सटेन कर जाती हैं, जैसे इंडिया एब्सटेन कर जाती है कि हम वोट नहीं दे रहे। हम्म। बस ये होता है, वो न्यूज़ में आता है, चलता है, लड़ाई चलती रहती है। रशिया यूक्रेन का एग्जांपल है, हम्म। चल रही है, चली जा रही है। रशिया भी कुछ नहीं कर रहा है। रशिया इतना पावरफुल देश हो के वापस उसी पे अगर आएंगे तो पेजर जैसा या ऐसा कुछ रशिया ने भी नहीं सोचा, हम्म। और इसराइल ने सोचा, देखो तुम्हें अटेम्प्ट पता है। अटेम्प्ट करके एग्जीक्यूट कर दिए सब करके, और फिर तब भी, हालांकि हर कंट्री यही करती है कि अथॉरिटी नहीं लेती इस चीज़ की, इतना ह्यूमन राइट वायलेशन जो भी है। लेकिन उस एक चीज़ को देखो कि क्या करके ख़त्म कर चुकी है। एक एक कंट्री की मिलिट्री इंटेलिजेंस कितना एडवांस है कि एक छोटी सी जगह पे इतनी प्लानिंग करके, और
पूरा एक तरह से मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज कर रखा है इसने, डर है इस समय लोगों को वहाँ। और वो जो उन्होंने वहाँ करा ऑल ओवर कंट्री में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की कंट्रीज में अब इस परसेप्शन बन गया है कि कुछ भी सेफ नहीं है। बिल्कुल हर कंट्री में यही हो गया है, हर चीज़ में लोकल न्यूज़ चैनल भी यही दिखा रहा है, चाहे उन्हें हम्म, जानकारी हो या ना हो, बट कुछ भी सेफ नहीं है। इवन मोबाइल, कुछ भी जो भी टैक्स से जुड़ा है, इवन हम्म। स्मार्ट वॉच, कुछ भी डेंजरस हो सकता है। और इससे निकल के यही चीज़ आ रही है। एज एन इंडिया अब क्या निकल के आ रही है बात पूरी। वही आ रही है जो अभी तू बोलने वाला था कि ये एज एन इंडियन, और ये जो भी है, हम लोग कितना भी मेड इन इंडिया या फिर मेक इन इंडिया कर ले, हाँ। बट ये चीज़ हमें सुधारनी पड़ेगी कि हम लोगों को अपनी टैग और सब चीज़ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करके अपने अंदर ही डेवलप करना होगा सब चीज़, तभी इन चीज़ों से सेफ रहा जा सकता है। बिकॉज हम्म, बात ये चीज़ पहले आती है, बाकी चीज़ बाद में। हम्म, बिकॉज आप चाहे कितना भी मिसाइल छोड़ लो, छोड़ रहा है जैसे ये हिजबुल्ला पूरा ग्रुप, इनके हम्म, पास अराउंड 1,50,000 मिसाइल्स या रॉकेट्स हैं पूरे, हम्म। वो खूब छोड़ रहा है, इंटरसेप्ट कर लेंगे। पेजर्स का क्या किया, कुछ नहीं कर पाए ना, तो कितना भी घर में अच्छा वो, घर में घुस करके प्यार से मारा है तुम्हें। तो कितने भी मिलिट्री स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, जबकि इसराइल की बहुत हम्म, पावरफुल है, सॉरी उसकी, ईरान और ये पर हिजबुल्ला हम्म। इन सब की पूरा। पर क्या किया इन लोगों ने, कुछ नहीं कर पाए ना। इन चीज़ों में धीरे धीरे सुधारना होगा चीज़ों को, तभी कुछ हो सकता है। हाँ, और हमने हमने लास्ट में भी और बात हमारे करी। नेबर ज़्यादा खतरनाक है, हमारे ये हमने तब भी छोटा हाँ, देश है। हमने लास्ट में ये बात करी थी कि इंडिया एज अ होल इलेक्शंस के बाद जो सिचुएशंस थी कि इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ की जो बातें आती हैं, और उसमें यही एक बीच में नैरेटिव्स का वॉर भी था इंक्लूडेड। एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई थी वो हमारी, कि आपको बाहर के साथ साथ अंदर भी उतनी फाइट मारनी पड़ेगी। जो मणिपुर का केस है, जो गलवान में हुआ बॉर्डर पे, उसके बाद जो इंटरनल जो रिवोल्ट अंदर चला है, कि आप कंट्री में पार्टी पावर कितनी भूखी है, कि आप क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हो, क्या नैरेटिव प्रेजेंट कर रहे हो सोसाइटी में, कंट्री में, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। खबरें ऐसी आती हैं कि जवान पिट के आ गए, जबकि सिचुएशन कुछ और थी। यहाँ के कुछ मिनिस्टर्स चाइना जाके अपीसमेंट करते हैं। खबर आती है एनआईए और इनसे कि चाइना के फंडेड यहाँ पे मीडिया रिपोर्टर्स हैं जो इंडिया की फेक न्यूज़ फैलाते हैं। इस लेवल पे घुस चुके हैं ये लोग इंडिया में। अर्बन नक्सल्स की फॉर्म में हमने बात करी थी, वो कम्युनिस्ट जितने भी हैं सारे, कि अब जो डिस्कशन अब चेंज हो गए हैं, जब हमने पहले डिस्कशंस करे थे कि इस सिचुएशन के बाद अब चीज़ें बदल गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सबसे पहले तो जो हमारे बॉर्डर्स डिस्प्यूट हैं जितनी जल्दी रिजॉल्व हो, कि पाकिस्तान के साथ जो चल रहा है पीओके का वो, और साथ ही साथ जो हमारा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में जो इस समय बहुत इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है, तो वो एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट आए, ताकि वहाँ से जो रोहिंग्यास का जो इमिग्रेशन हो रहा है इलीगल, उससे जो कंट्री में कितनी डिस्टेबलाइजेशन हुई है अब तक, वो रुके। और जो चाइना का केस है वो, साथ ही साथ इंडिया को पैरेलली ये चीज़ में भी टेक में इतना एडवांस होना पड़ेगा अब कि किसी पे भी डिपेंडेंसी ना रहे, जैसे आर्मी कर रही है। आर्मी को ये बहुत पहले से समझ में आ चुका है। अग्निवीर वाली बात मैं एक बार लाना चाहूँगा कि अग्निवीर की स्कीम जो है, तुझे क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट ने आर्मी के साथ मिलके बनाई, कि गवर्नमेंट की खुद की इंटरनल कुछ कमिटीज़ ने ये डिसीजन लिया है? नहीं नहीं, इसका पूरा जितना मेरे को पता है, जितना मैंने पढ़ा है और सब चीज़ हर जगह, ये पूरा मिक्स डिसीजन, मतलब एक तरह से मेजोरिटी डिसीजन इंडियन आर्मी का है, हम्म। और बाकी का डिसीजन गवर्नमेंट का। बिकॉज इंडियन आर्मी का पूरा मेजोरिटी डिसीजन गवर्नमेंट नहीं ले सकती, तुझे कुछ भी चेंज कर दी। तूने बात करी है कि अग्निवीर जो स्कीम है काफ़ी फ्यूचर के लिए अच्छी है। हाँ, मुझे मुझे तो ये लगता है भाई। मुझे आज थोड़ी सी कन्विंस कर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अभी भी जिस तरह का म- मतलब इंडिया ने कभी वॉर सिचुएशन, एक प्रॉपर वॉर सिचुएशन जैसे कारगिल का वॉर हुआ, कुछ और भी वॉर्स हुए हैं बीच में, लेकिन जो प्रॉपर वॉर सिचुएशन आती है जिसमें पूरी कंट्री एक अलग लेवल पे चली जाती है, सैंक्शंस या हॉल्ट हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, उस सिचुएशन में आज तक हम आए नहीं हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मैन पावर उसके लिए चाहिए होती है, और उसी के साथ साथ जो वेपन्स चाहिए होते हैं वो। तो उन्होंने एक बार बोला था कि अग्निवीर जो स्कीम है वो डिपेंडेंसी कम करने के लिए ह्यूमंस की,
क्योंकि जो आगे फ्रंट लाइन अब जो वॉर्स होंगे उसमें मशीनरी टैक ये ज़्यादा हाँ, ये इस्तेमाल मेन होंगे। रीज़न। ये इसराइल के एग्जांपल से हम देख चुके हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स अब कोई भी कंट्री इतनी इक्विप्ड है कि कहीं से भी तुम्हें कुछ भी छोड़ सकती है, ड्रोन्स की फॉर्म में कुछ भी। ये एक चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन कहीं हद तक इंटेलिजेंस में और इस सब जगहों पे अभी भी मैन पावर चाहिए। अग्निवीर स्कीम जो है ये कितनी, मतलब ठीक है, एक पार्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये कुछ टाइम, जैसे जो एक्सटेंड है जो पीरियड इसका कि 4 साल के बाद आप फिर आपको रिलीव कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि कुछ और टाइम एक्सटेंड होनी चाहिए चीज़। टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, इतना डीप तो मुझे नहीं पता यार एकदम बिल्कुल ही। टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं और करना भी चाहिए शायद, क्योंकि चार ज़्यादा कम हो जाएगा, बट क्योंकि इसका एक इम्प्लीकेशन यही पड़ेगा फिर कि अगर मान लो इसे एक्सटेंड कर दिया या 8 साल कर दिया, 10 साल कर दिया, हम्म। उसके बाद जो जवान या फिर जो भी रिलीव होंगे अग्निवीर, हम्म। फिर वो क्या करेंगे फिर? क्योंकि 4 साल तक तो, अगर मिनिमम अगर हम लास्ट 21 ईयर में भी अगर कोई बंदा भर्ती हो रहा है, हम्म। मैक्सिमम एज लिमिट अग्निवीर की 21 है। ठीक है। 4 साल करने का तो 25 में आएगा। हम्म। 25 तक उसके पास बॉडी के अकॉर्डिंग भी, फिजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग भी, और एकेडमिक नीड के अकॉर्डिंग भी वो मेहनत कर सकता है और अर्ज अर्ज के जा सकता है, क्योंकि कोटा और रिजर्वेशन मिलेगा। बट यही सीन अगर 10 साल हो जाए तो हम्म। 31 या 32 में आ रहा है, अच्छा, फिर थोड़ा अलग सीन हो अच्छा, एक जाएगा। क्यूरियोसिटी के लिए एक चीज़, कि सपोज मैं अग्निवीर में जाता हूँ, मैं 4 साल करता हूँ, उसके बाद मेरे पास किस इंडस्ट्री में स्कोप है? जैसे अमित शाह का मैं कई बार स्टेटमेंट सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि अग्निवीर के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई बंद नहीं होगी, लेकिन मैं क्या देख सकता हूँ आगे? जैसे अभी देखो ये इनका तो हरियाणा सरकार और ये जो अपने नॉर्थन में जितनी स्टेट्स हैं, हम्म। साउदर्न में भी हैं बहुत सारे, इन्हें तो क्लियर बोल दिया है कि CA PF जो ये ITBP, CISF, BSF, CRPF जितनी भी है, इन सब में कोटा का परसेंटेज मुझे नहीं पता, पर आई थिंक 20 या ऐसे 10% ऐसा कुछ रिजर्वेशन रहेगा अच्छा। अग्निवीर्स के लिए, जो अच्छा। रिटायरमेंट होके आएंगे अच्छा। उनके लिए रिजर्वेशन रहेगा। पूरा उन्हें मतलब पूरा उनकी सीट्स अलग से रहेंगी कि आप इसमें आओ ओके। और 60 ईयर्स तक सर्विस करो। तो एक ही ऑप्शन है। अग्निवीर जो स्कीम, मोस्ट ऑफ द हर ऑर्गेनाइजेशन में ना इनके लिए रिजर्वेशन रखा जाएगा। अग्निवीर के लिए जो मेन अग्निवीर जो रिक्रूटमेंट होगा, वो फोर्सेस कहाँ एक्टिव होंगी? बीएसएफ में होंगी, या मतलब एक्चुअली जैसे तुमने बताया कि सीआरपीएफ सीआईएसएफ इनके लिए है, ये इंटरनली डिप्लॉय किए जाते हैं मेजरली, तो अग्निवीर जो रिक्रूट होंगे, इनका ये मेजोरिटी में कहाँ डिप्लॉय किए जाएंगे या हो रहे हैं? मतलब रिटायर आने के बाद, रिटायर होने से पहले जो ड्यूटी के लिए, रिटायर होने से पहले, वो तो ये सिंपल है। बॉर्डर्स पे हो रहे हैं कि ऑल ओवर द सारे डिपार्टमेंट्स में हो ऑल रहे हैं? ओवर हर जगह उनका सेम सेम जैसे पहले होता था ना, हम्म। वैसे ही सेम रेजिमेंट वैसे ही अलॉट हो रही है। ठीक जैसे है। अगर कोई इन्फेंट्री में जा रहा है तो इन्फेंट्री में जो रोल है वो रोल कर रहा है। हम्म। मतलब जैसे अगर मतलब जो भी ड्यूटीज़ होती हैं, हम्म। पूरा स्पेसिफिक इंटरनल में नहीं घुसना चाह रहा, बट जो भी ड्यूटीज़ होती हैं वो सेम फंक्शन कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। अच्छा। बस बस टेन्योर का चेंज है और थोड़ा ट्रेनिंग में चेंज है, बस इतना चेंजेस है। बिकॉज जैसे अगर कोई ट्रेड, जैसे कोई डिफरेंट ट्रेड, जैसे अगर कोई टेक्निकल हम्म। ट्रेड में या क्लर्क ट्रेड में जा रहा है, उसकी पहले ट्रेनिंग पहले पूरी हो जाती थी, 1 या 2 साल की पूरी ट्रेनिंग होती थी। ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, मिनिमम आई थिंक 9 महीने की ट्रेनिंग हो रही है शायद, इतना मेरे को पता है करेक्ट, शायद 9 महीने ही है। 9 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद आपको ड्यूटी ज्वाइन कर दी जा रही है अग्निवीर। अब 4 साल बाद जो परमानेंट होंगे ना, हाँ, और हाँ। जिनकी ट्रेड्स होंगी जो डिफरेंट डिफरेंट, के बाद फिर उनकी उस ट्रेड की ट्रेनिंग होगी, अच्छा। जो परमानेंट होंगे उनकी। और जो चले जाएंगे, जिनको वॉलंटरी चले जाएं या फिर जो परमानेंट नहीं होंगे, उनको बाहर फिर बहुत उनको ऑप्शंस और मिल जाएंगे। एक्सपोजर मिल गया जैसे तूने बताया। बहुत ऑप्शंस है बाहर, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है। हम्म। कि बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री भी करेंगे कि अग्निवीर अच्छी नहीं, नहीं है। क्योंकि देख, एक एक मिसकंसेप्शन या मिथ या एक फैक्ट तो एक है फैला हुआ है कि ये स्कीम गवर्नमेंट जो लेकर आई है, ये अब उस पर भी डिस्कशंस हुए हैं कि एक अगर आप एक मिलिट्री की एक जॉब को आप एक जॉब की तरह देखोगे, तो वो थिंकिंग आप दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आप यहाँ अपनी डू और डाई सर्व करने आ रहे हो कंट्री के लिए। क्योंकि अगर आप प्रोबेशन पे जा रहे हो और कल को कुछ हो जाता है, वहाँ से कुछ फायरिंग आती है, तो आप कल के कल ही ऑन द स्पॉट पहले दिन ही शहीद हो सकते हो, या फिर आप पूरी अपनी आखिरी दिन हो रहे तो आखिरी दिन भी हो सकते हो बाई चांस, या आप कुछ भी नहीं होगे।
वापस सही सलामत घर आ जाओगे। तो ये किसी जॉब में नहीं होता, किसी जॉब में शायद किसी वर्ल्ड की किसी जॉब में नहीं होता होगा, इक्का दुक्का छोड़ करके, जिसमें ये हो कि आपकी जान की कोई कीमत नहीं है, मतलब कि आपकी जान का कोई भरोसा नहीं कि आप कल भी जा सकते हो टाटा बाय बाय या आज। तो वो एक परसेप्शन अब लोगों के दिमाग से शायद निकल रहा है कि अग्निवीर को अब लोग एज अ प्रॉपर, जो जिसे कहते हैं ना डिटर्मिन्ड लोग ही जाएंगे, वही जा रहे हैं। और डिटरमिन्ड स्पेशली लोग, जो अब और वो चार भी साल देखो का ना जो यार, टेन्योर कर दिया है मान ना। लिया अच्छी नहीं है, बेकार है, या फिर जो भी लोग कह रहे हैं, जितना भी, जब भी लोग जा रहे हैं सीट सारी फुल हो रही हैं। और हाँ, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आर्मी चीफ ने भी बोला कि हमें कोई उन जितने भी रिक्रूट होके आ रहे हैं उनसे कोई हमें शिकायत नहीं आ रही इस चीज़। मतलब है बहुत लेकिन सारे लूप होल्स भी हाँ। हैं, जैसे मुझे पर्सनली जो लूप होल लगता है सबसे बड़ा, हाँ। कि सैलरी बहुत कम दे रहे हैं, हम्म। जो सच है। गुड आर्मी में पे इतनी सैलरी स्केल, कम नहीं हाँ। होनी चाहिए, बिकॉज ये एक तरह से ना कॉर्पोरेट लाइफ से भी बहुत ज़्यादा कम है। एक हाँ। वैसी एज अ स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। माना कि हम्म। बाद में पैकेज मिल जाएगा 4 साल बाद, जो भी पैकेज डिसाइडेड किया इनने। बट हमने कोई लास्ट टाइम डिस्कशन किया था ना, तूने बताया था कि बजट में डिफेंस का बजट थोड़ा कम कर दिया है। तो शायद, और ऐसा तो नहीं है कि बजट एकदम से मतलब ओपन में लाके कि हाँ हमने इतना कम, ये प्री मेच्योर डिस्कशंस होते हैं। तो क्या पता कहीं ना कहीं आर्मी भी, डिफेंस भी बाउंड है कुछ चीज़ों से। ये भी है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपको फ्री हैंड दे रही है कितनी भी परचेजेस के लिए, कितने भी मतलब आपके वेपन्स के, ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप कुछ भी कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं चाहिए अब। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इधर कॉस्ट कटिंग कर दी उनके बजट में। तो आर्मी भी फिर उस हिसाब से देखेगी चीज़ें। वही मेन रीज़न इसका ये आया था, देखो अच्छी बुरी अब एक हम्म। जगह है। बट अब देख के जो आज के माहौल चल रहा है वर्ल्ड हम्म। वाइड, और पूरा वर्ल्ड सिनेरियो जो चल रहा है, इसमें क्लियर दिख रहा है कि टैग की ज़रूरत तो है। अब लोग ये कहेंगे कि भाई कहीं और से रुपए ले लो, ये नेता लोग कितना खा रहे हैं। भाई वो सर्विस सिस्टम है, वो हम लोग तो हम्म। इतना बातें कितना भी कर ले हम लोग, आप पर इतना इजी आप चेंज करना नहीं है। आप पॉलिसीज़ पे और एक्शंस पे काम कर सकते हो। हम लोग सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं, हाँ। और क्या अच्छा है क्या बुरा है ये देख सकते हैं। हाँ। इससे ये तो कर नहीं सकते कि यार नेता लोग इतना खा रहे हैं, इनकी पेंशन रोको, हम्म। ये रोको। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो बना रहे हैं सिस्टम हम्म। और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो अपने खिलाफ अगर आप भी उस पोजीशन में होगे तो नहीं करोगे। हम्म। कि हम लोग कितना भी करते रहें, कि जैसे हम लोग, जैसे कोई भी, हम लोग बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं प्योर देशभक्त हूँ, ये वो हम्म। होते हैं। पर एक बार जब आता है ना सिस्टम में, जब घुसते हम्म। जाते हैं, बहुत से लोग रहते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी रहते। एक लास्ट पॉडकास्ट पे अंकित के साथ एक बात हुई थी, कुछ वेस्ट बंगाल का एक केस था उससे रिलेटेड। तो उसने एक बात बोली कि इंसान रुका ही इसलिए हुआ है क्योंकि उसे किसी ना किसी चीज़ का डर है। सिस्टम का डर हो गया या लॉ का या घर वालों का। कह दे कि तू अगर फ्री हैंड दे दे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना, अभी से हटाता है और कुछ नहीं, तो आदमी क्या क्या करने लग जाएगा तुम्हें खुद नहीं पता। बिल्कुल। कितने लोगों को गोली मार देगा, कितने रेप होंगे, कितने मर्डर्स होंगे, कुछ नहीं पता। तो कहीं ना कहीं यही सिस्टम और पावर किसी ना किसी डर की वजह से सब रुके हुए हैं। ये तो है, मेन डर तो है बिल्कुल। और पर्सनली अब तो ये क्लियर पता लग चुका है, जितना अग्निवीर का ये टॉपिक हम हम्म। कवर करेंगे, तो कि अच्छा बुरा कुछ सब नहीं, कुछ। अग्निवीर का इसलिए था क्योंकि मुझे, मैं ये जानता हूँ जैसे तूने बताया था कि ये ज़रूरी किस लिए है। लेकिन अब जो इसराइल के संग जो अभी रिसेंट हुआ है, वो एक प्राइम एग्जांपल है कि अग्निवीर स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन क्यों हो रहा है। पर हाँ, एक चीज़ ये है कि हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, और बहुत लोग एग्री भी करेंगे, डिसएग्री भी करेंगे। हम्म। पर डिफेंस को भी ये दिखाना होगा कि हाँ, अग्निवीर लाने के बाद हम्म। हमने डिफेंस में ये चेंजेस करे हैं। हम्म। विजिबल चेंजेस, ये नहीं कि पीछे चल रहे हैं, मान लिया पीछे चल रहे होंगे, चेंजेस कर रहे हम्म। होंगे, बट विजिबल चेंजेस पब्लिक को तो यार दिखाने पड़ेंगे, सो दैट कि विश्वास हो लोगों को, और थोड़े और लोग मोटिवेट हो, मतलब कि। जम्मू कश्मीर का एक केस है, तूने सुना हो, पता नहीं मुझे। तो उसमें स्टाफ, चीफ स्टाफ ये बोलते हैं कि हमने आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद जितना ध्यान स्पेसिफिक जोन्स में दिया है ना, वहाँ से कोई रिवोल्ट या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। लेकिन उसकी वजह से जो चीज़ें हमने नेग्लेक्ट कर दी थी, मतलब नेग्लेक्ट इन अ सेंस, उन्होंने कहा कि इतना फोकस नहीं दिया जिन जोन्स पे, नॉर्थ जम्मू और ये जो जितना ये है, कि अब वहाँ से ग्रुप्स निकल निकल के आ रहे हैं।
वहाँ से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं या ये जो है क्यों, क्योंकि वो उतना इन्वॉल्वमेंट आर्मी का नहीं रहा वहाँ पे उन जोन्स में, जैसा उन्होंने बताया। कह रहे हैं अब उस चीज़ को हम टैकल कर रहे हैं वापस से, अब हम हर चीज़ दोबारा से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में स्टेबलाइजेशन वो लेकर आए थे, अब जिन एरियाज़ को उन्होंने छोड़ दिया वहाँ से रिवोल्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के माइंडसेट को भी चेंज होना पड़ेगा। जो कोर जम्मू कश्मीर से लेकर जो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट जा रही है ना वेस्ट बंगाल तक, और नीचे साउथ में जो 2-3 स्टेट्स में है, ये आइडियोलॉजी का जो नैरेटिव्स का जो है, जब तक ये चेंज नहीं होगा, इंडिया की ऑडियंस को एक होना पड़ेगा पूरी पॉपुलेशन बिल्कुल में। ऑडियंस को एक होना पड़ेगा। और थोड़ा यार सोचना तो पड़ेगा यार, थोड़ा थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। माना सरकार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती अपने हम्म अकॉर्डिंग, बट हम लोग कर सकते हैं एज अ हम्म यूथ। हम लोग को थोड़े बहुत करने चाहिए हम्म। एज अ कंट्री की ओर। माना बहुत लोग बोलेंगे कि क्या ये खुद यही भी नहीं कर यही रहा यही होगा। यही डिस्कशंस हमेशा, पता है क्या है, हम इतनी बातें करते हैं कि बाहर की कंट्री में क्या हुआ, उससे हमारी कंट्री पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, मेजर रीज़न इन बातों को करने का यही है। बहुत एग्जाम्पल है, मैं तो थोड़ी सॉरी इसमें हाँ। इंटरप्ट करने के लिए। मैं ऐड करूँगा, जैसे कहीं भी कोई क्राइम हो रहा हो कुछ भी, हम्म बहुत केसेस सुने होंगे, पब्लिक देख के इग्नोर करती है। हम्म वो पब्लिक, चाहे तुम नहीं हो, मत नहीं खड़े हो, पर हम्म वो हिस्सा हो। अगर हम्म तुमने भी कहीं ना कहीं देख के छोड़ा होगा, हम्म तो सारी पब्लिक देख रही है कि कोई कुछ नहीं कर रहा, तो मैं क्यों करूँ। हम्म सेम इंडिपेंडेंस पे था सीन। महात्मा गांधी चले थे आगे, महात्मा गांधी को लेके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू इतने कुछ खास मतलब है नहीं, हम्म पर वो चले थे आगे, तो हम्म लोगों ने सोचा कि हाँ कोई है तो हम भी चलेंगे। हम्म कोई वो नहीं चलते तो नहीं सोचते कि नहीं चलेंगे। भगत सिंह अकेले कितना मोटिवेट कर गए, कितने एग्जाम्पल है, उधम सिंह कितना मोटिवेट कर हम्म गए। अकेले ही से एक एक्शन से मोटिवेट हो जाता है, कोई भी इंस्पायर हो जाता है। तो ये चीज़ देखनी होगी। ये हम्म नहीं कि विश्वास की सरकार नहीं कर रही यार, कुछ नहीं कर रही, अग्निवीर बेकार है। हम्म फॉल्ट ढूंढना हम्म छोड़ दो यार, हर जगह फॉल्ट ढूंढोगे तो हर किसी में कुछ ना कुछ कमी पक्का मिलेगी। पर अगर नहीं ढूंढोगे, खुद कोशिश करोगे, छोटे छोटे एक्शंस काम करते हैं। हम्म। मैं भी पहले ये सोचता कि चलो ठीक है कोई नहीं, एक पैकेट ही तो फेंक रहा हूँ, क्या हाँ। ही होगा। बाद में देखते हैं आसपास कि पैकेट पैकेट से क्या क्या हो जाता है। ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है। हाँ, हमारी अंकित की और मेरी लास्ट कॉन्वर्जेशन हुई थी, तो उसमें इसी से रिलेटेड कुछ एक बात थी कि अगर आप अपने पास्ट से कुछ नहीं सीखोगे ना, मतलब पास्ट जो आपकी सिविलाइजेशन, अगर आपने जो रूट्स को छोड़ दिया, हैबिट्स को, तो वो आगे लॉन्ग टर्म में कंट्री या किसी भी एक सिविलाइजेशन की स्टेबिलिटी आगे चल के डगमगाएगी, और वो मतलब हो जाएगी, बेकार हो जाएगा वो। उसमें सुनने वाले अगर चाहें तो मैं लिंक दे दूंगा उसमें। ये हमने बात करी थी कि इंसान का जो बिहेवियर है, जिस तरह से कि पहले एक सती प्रथा मतलब राजपूत का जो कल्चर, मेजरली हमने उस पर बात करी थी कि आप पहले वॉर्स होते थे तो बाहर से मुगल्स आते थे, जो घर की औरतें होती थी वो इतना प्रिपेयर रहती थी मेंटली कि अगर ये बैटल हुआ, ये हार के आए, तो हम, जो पद्मावत में दिखाया है कि जो जौहर करा उन्होंने, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या रीजंस थे। आजकल आपको उस तरह से माइंडसेट में आना पड़ेगा कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है, एक्शन या होने वाला है, थ्रेट परसेप्ट कर रहे हो, तो आप इतने फिजिकली इक्विप्ड होने चाहिए, टैकल करना टेक्निक्स आनी चाहिए कि अगर आप अपने ऊपर करी हुई चीज़ का डिफेंस नहीं कर पा रहे, मतलब आपको इतना इक्विप्ड होना पड़ेगा कि या तो उसको ख़त्म करो। जैसे रेप का केस के बारे में ही बात करी थी हमने, कि आपको छोटी छोटी चीज़ें अपने पास से भी पुरानी चीज, और यही जैसे तूने बताया कि भगत सिंह, ये इन ऐसे लीडर्स की चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेंगी, ताकि हम जो जनरेशन है, एक बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकते, लेकिन आप उस मोमेंटम को बदल सकते हो जो मतलब डिग्रेड हो रहा है बिल्कुल। चीज़ में। एटलीस्ट स्लो डाउन तो कर ही सकते हैं। हाँ, यही चीज़ हमने उसमें बात करी थी कि आप इतनी अथॉरिटी नहीं रखते, आप उस पावर में नहीं हो एज एन इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप भी, कि वो टाइम चला गया है जब क्योंकि पब्लिक डम इतनी हो गई, यही बातें चली थी कि इतनी डम हो गई है पब्लिक। हमने भी बात करी इस बारे में कि वो चाहते नहीं है उस तरह से सोचना। नेशनलिस्ट की आइडियोलॉजी क्या होती है, उसको बेवकूफ़ कहते हैं लोग, कि अरे इसको देश से क्या, हमें क्या मतलब, तू अपनी फटी संभाल पहले घर की और उसकी सोसाइटी की। हाँ, लोग यही कह देते हैं। ये सोसाइटी ही हम लोगों से बन रही है। हमारा अगर वो नैरेटिव अगर हम अपनी पास्ट से नहीं सीखेंगे ना, तो सिविलाइजेशन का डाउनफॉल तो है ही है। लेकिन बिल्कुल। हम जितनी फाइट कर सकते हैं एज अ इस जनरेशन की, जो आगे वाली कुछ जनरेशन्स हैं उनको उस तरह का एक स्टेबिलिटी या एक माइंडसेट दे सकते हैं, एक एनवायरनमेंट पूरा, कि वो उस तरीके से अडेप्ट होके क्या पता वो कुछ टाइम और चला सकें।
क्योंकि हम नहीं बैठे 1000 साल तक के लिए, हमको ही छोटे छोटे स्टेप्स लेने, जैसे तूने कहा कि कुछ कुछ स्टेप ले करके वो एक मोमेंटम चेंज हो सकता है, कुछ एक 50-60 साल तक के लिए। हम अगले बिल्कुल पचास कर साठ साल की गारंटी नहीं ले सकते कि उसके बाद क्या होगा, लेकिन उस जोन में हम क्या कर सकते हैं, यही कुछ चीज़ है। इसलिए इंडिया में मैं चाहता हूँ कि और थिंक टैंक्स बने। ये जो चीज़ें हैं कि इसराइल ने जो करा, और इंडिया में जो वॉर ऑफ नैरेटिव्स जो चल रहे हैं, जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी, कि आपकी कंट्री में इंटरनली कितने डिस्प्यूट हैं, कितना कियोस मचा देते हैं लोग पॉलिटिकल टाइम्स पे और वैसे नॉर्मल दिनों में। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, आपको ऐसी ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे अपने आसपास में जो सोच सकें, जो इसके साथ टैकल कर सकें। एक्सटर्नल डिस्प्यूट से ज़्यादा इंटरनल डिस्प्यूट मैटर इंटरनल करते हैं डिस्प्यूट, हाँ। नेशनल ग्रोथ में, बिल्कुल। और यही खेल है कि पावर, पावर के साथ टेक्नोलॉजी और फिर नैरेटिव्स, बिल्कुल। ये कुछ 3 पिलर्स हैं जो इन पे फोकस करना पड़ेगा। देखते हैं आगे। अब इसराइल का जो कांड हुआ उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है इसमें, वही क्या पूरा चैप्टर मिडिल ईस्ट निकल तो के पूरा आएगा। फोकस में है ही। मिडिल ईस्ट तो हाँ। पूरा फोकस में, और लेकिन उसके साथ इंडिया भी फोकस में होना पड़ेगा हमको, हमको क्योंकि इंडिया पे भी बहुत इम्प्लीकेशन है इसका, हम्म, क्योंकि ट्रेड रूट और बहुत बहुत सारी बहुत बहुत चीज़ें सारी हैं, चीज़ें मतलब ये तो इम्पेक्ट बहुत कर एक रही हैं। एक मुझे चीज़ है ऐसा उसमें लगता से। है कि इंडिया को भी इसराइल का जो सीन है वो इम्पेक्ट करेगा कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल्स पे और बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कहते हैं ना कि इंट्रूसिव थॉट्स हैं कुछ, वो सच नहीं होने चाहिए, जो ऐसा मैं मन में हाँ, सोचता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता कुछ चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें सुधरनी चाहिए। बाकी देखते हैं पावर में बैठे लोग क्या करते हैं और हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। हम अपना काम कर सकते हैं।